This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। हमारे आज के लेक्चर के दो टॉपिक्स हैं, एक्सपर्ट्स ओपिनियन ये वाला टॉपिक और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो पहले हम शुरू करते हैं इस टॉपिक से जिसका टाइटल है एक्सपर्ट्स ओपिनियन। अच्छा, इससे पहले कि मैं लफ्ज एक्सपर्ट को डिफाइन करूं, थोड़ा सा बैकग्राउंड इस टॉपिक का हम जान लेते हैं। देखें, अगर एक कंपनी प्रोस्पेक्टस में कुछ क्लेम करना चाहती है अपने बारे में, लाइक इसकी जो मशीनरी है वो बहुत जबरदस्त है, बहुत सोफिस्टिकेटेड है, या इसका सिस्टम बहुत अच्छा है, तो किसी भी किस्म का अगर दावा किया जाना है प्रोस्पेक्टस में कंपनी की जानिब से, तो वो क्लेम, वो स्टेटमेंट अगर कंपनी का ही कोई एक चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर या कोई ऑफिसर देगा, उसकी तरफ से वो स्टेटमेंट दिया जाएगा, तो उसका वो वजन नहीं होगा जितना कि अगर वही स्टेटमेंट किसी एक्सपर्ट से लेके प्रोस्पेक्टस में लिखा जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव को स्टेटमेंट देता है अपनी कंपनी की मशीनरी के बारे में, सिस्टम के बारे में, तो वो तो अच्छा ही कहेगा ना। तो इसलिए कानून की रिक्वायरमेंट है कि अगर प्रोस्पेक्टस में कोई स्टेटमेंट वगैरह इंक्लूड करनी है कंपनी के बारे में, तो वो स्टेटमेंट फिर रेलेवेंट फील्ड के एक्सपर्ट से हासिल करके तो वो स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड की जाए। जैसे आपने देखा होगा टेलीविजन के ऊपर जब कोई ऐड आते हैं, टेलीविजन पे, न्यूज़पेपर पे, मीडिया पे, एक टूथपेस्ट का ऐड है, तो उसमें आपने नोटिस किया कि उस टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी का कोई डायरेक्टर सामने नहीं आके परफॉर्म कर रहा होता। वो आके ये नहीं कहता कि हमारी कंपनी की बनाई हुई टूथपेस्ट बहुत अच्छी है, बल्कि एक डेंटिस्ट को वो सामने लेके आते हैं, वो परफॉर्म कर रहा होता है। गोया कि वो रेलिवेंट बंदा है, फील्ड का माहिर है, एक्सपर्ट है, तो उसका दिया हुआ स्टेटमेंट लोग उसके ऊपर यकीन करेंगे और उसका दिया हुआ स्टेटमेंट एक अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट कहलाएगा। तो इस एग्जाम्पल को जहन में रखते हुए मेरा ख्याल अब आप आसानी समझ जाएंगे कि अगर एक कंपनी की जानिब से कोई स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड की जानी है, कंपनी के बारे में कोई दावा, कोई क्लेम, कोई स्टेटमेंट, जैसे कि एग्जांपल मैंने दी कि मशीनरी बहुत अच्छी है जी, अप टू डेट है, पाकिस्तान में इस जैसी मशीनरी किसी और कंपनी के पास नहीं है, तो इस किस्म का कोई भी स्टेटमेंट अगर प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड करना है, तो वो एक्सपर्ट से स्टेटमेंट लेके वो इंक्लूड करवाया जाए। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारा पस मंजर आप समझ गए होंगे। अब आप यहाँ पे आए, एक्सपर्ट को डिफाइन किया गया है, कहते हैं कि एक्सपर्ट में कौन कौन शामिल हैं: बैंकर, सिक्योरिटीज एडवाइजर, इंजीनियर, वैल्यूअर, अकाउंटेंट, लॉयर। तो यहां तक तो आपने देखा एक एक का नाम लेके टाइटल लिखा हुआ हर एक का, ये लोग अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं। या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिसका प्रोफेशन उस पर्सन के दिए हुए स्टेटमेंट को अथॉरिटी देता है, उस बंदे का जो दिया हुआ स्टेटमेंट है वो अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट माना जाता है, तो वो पर्सन भी एक्सपर्ट कहलाएगा। अब अगर प्रोस्पेक्टस में एक्सपर्ट का कोई स्टेटमेंट शामिल करना है, तो फिर लॉ की एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि वो एक्सपर्ट एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो। अब सवाल पैदा होता है कि एक्सपर्ट को इंडिपेंडेंट कब कहा जाएगा? तो उसमें प्रोविजन ऑफ लॉ ये है कि उस पर्सन का, वो जो एक्सपर्ट है, वो कंपनी की फॉर्मेशन में, प्रमोशन में या कंपनी की मैनेजमेंट में कोई उसका ताल्लुक ना हो, ना वो इंगेज्ड हो, ना वो इंगेज्ड रहा हो, ना वो इंटरेस्टेड हो।
किसमें? कंपनी की फॉर्मेशन में, कंपनी की प्रमोशन में, या कंपनी की मैनेजमेंट में। यानी इस हद तक आप देखें सख्त किस्म की शरायत हैं, तो तब जाके वो बंदा इंडिपेंडेंट कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर एक एक्सपर्ट से कोई स्टेटमेंट ले भी लिया गया जिसको कि प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड करना है, तो उस एक्सपर्ट की कंसेंट जरूरी है। अब आप पूछेंगे साहब मतलब क्यों जरूरी है और किसके मुतालिक उसकी कंसेंट चाहिए? तो वो प्रोस्पेक्टस जिसने उस एक्सपर्ट का स्टेटमेंट इंक्लूड किया गया है, वो प्रोस्पेक्टस इशू ही नहीं हो सकता, सर्कुलेट या पब्लिश ही नहीं हो सकता जब तक कि उस एक्सपर्ट की तरफ से रिटन कंसेंट ना दी जाए। किस चीज के बारे में रिटन कंसेंट? उस प्रोस्पेक्टस की इशुएंस के बारे में उसकी रिटन कंसेंट, कि जिस प्रोस्पेक्टस में उसका स्टेटमेंट लिखा हुआ है, और वो स्टेटमेंट भी बिल्कुल उसी फॉर्म में और उसी कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए जिस फॉर्म और कॉन्टेक्स्ट में उस एक्सपर्ट ने वो स्टेटमेंट दिया था। तो जब तक वो एक्सपर्ट उस प्रोस्पेक्टस की इश्यूएंस के बारे में अपनी रिटन कंसेंट नहीं देता, वो प्रोस्पेक्टस ना इश्यू हो सकती है, ना सर्कुलेट हो सकती है, ना पब्लिश हो सकती है। इसी तरह इसी के साथ जुड़ी हुई दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि प्रोस्पेक्टस में वाज़ेह तौर पे ये बात मेंशन हो कि जी एक्सपर्ट की जानिब से ना सिर्फ कंसेंट दी गई थी, बल्कि उसने अपनी कंसेंट विथड्रॉ भी नहीं की थी। तो ये सेंटेंस भी, ये प्रोविजन भी प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखना जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक जी, क्रिमिनल लायबिलिटी एंड कॉम्पनसेशन। कोई शख्स कि जिसकी जानिब से प्रोस्पेक्टस में कोई मिसलीडिंग, इनकरेक्ट या अनट्रू या डिसेप्टिव स्टेटमेंट अगर दिया गया, किसी भी शख्स ने अगर प्रोस्पेक्टस में कोई मिसलीडिंग, इनकरेक्ट या अनट्रू या डिसेप्टिव स्टेटमेंट अगर दिया है, तो वो शख्स जुर्म का मुर्तकिब तस्वुर किया जाएगा कानून के मुताबिक। कानून कहता है कि उस बंदे ने जुर्म किया है कि जिसने मिसलीडिंग स्टेटमेंट या इनकरेक्ट या अनट्रू या डिसेप्टिव स्टेटमेंट दिया है और वो स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस में लिखा गया है, या एक इंफॉर्मेशन या स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस में होनी चाहिए थी कंपनी के बारे में। कानून की रिक्वायरमेंट थी कि फुला इंफॉर्मेशन या फुला स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस में जरूर लिखी जाए, इंक्लूड की जाए, लेकिन वो स्टेटमेंट जो रिक्वायर्ड थी बाय लॉ, वो स्टेटमेंट ओमिट की गई। मतलब वो स्टेटमेंट, वो इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में गायब कर दी गई, हालांकि कानून की रिक्वायरमेंट थी कि जनाब यहाँ पे होनी चाहिए। तो इसका भी जो जिम्मेदार है, जिसने भी ये किया है, जिसने भी ओमिशन किया है, तो ये ओमिशन भी ऑफेंस है, ये भी जुर्म है। तो इसे कहते हैं क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर डिफेक्टिव प्रोस्पेक्टस। जी जरा बता दें, बात समझ आ गई? ओके जी। तो ऐसा प्रोस्पेक्टस कहलाएगा डिफेक्टिव प्रोस्पेक्टस, और फिर क्रिमिनल लायबिलिटी आएगी उस बंदे पे जिस बंदे ने ये काम किए हैं, ये इन दोनों में से जो भी काम किया, जो भी आपको बताए मैंने। ओके हो गया जी? इसके बाद है कॉम्पनसेशन फॉर फॉल्स और मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस। अच्छा, इससे पहले कि यहाँ अल्फाज में आपको पढ़ के समझाऊं, पहले जरा ओवरऑल इस पैराग्राफ का मफहूम समझ लें आप। देखिए, अगर एक पर्सन ने प्रोस्पेक्टस के ऊपर रिलाय करते हुए, प्रोस्पेक्टस के ऊपर एतबार करते हुए, प्रोस्पेक्टस में जो चीजें लिखी हुई थी उनको सच मानते हुए, दुरुस्त तस्वुर करते हुए अगर एक बंदे ने कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दी और
बाद में अब उस बंदे का ये कहना है कि मुझे तो कंपनी में इन्वेस्टमेंट के नतीजे में नुकसान हुआ है क्योंकि मैंने प्रोस्पेक्टस पे रिलाय करते हुए इन्वेस्टमेंट की थी, हालांकि उस प्रोस्पेक्टस में वो जो फुलाम बात थी वो इनकरेक्ट थी या अनट्रू थी, मिसरीडिंग थी, और वाकया ही प्रोस्पेक्टस में वो बात इनकरेक्ट थी, अनट्रू थी या मिसरीडिंग थी, या कोई स्टेटमेंट होनी चाहिए थी वहां पे जो वहां पे ओमिटेड थी, ओमिशन हुई थी प्रोस्पेक्टस। अब एक बंदे का ये कहना था कि जनाब मैंने तो प्रोस्पेक्टस पे रिलाय करते हुए, एतिमाद करते हुए, एतबार करते हुए कंपनी में इन्वेस्टमेंट की थी, मेरा तो नुकसान हो गया। ठीक है, तो इस सूरत में फिर वो अपने इस नुकसान का इजाला किससे करवाएगा, या उस बंदे का नुकसान का इजाला करने के लिए कौन लायबल है? तो इसका जवाब ये है कि हर वो पर्सन, डायरेक्टर हो चाहे चाहे कोई और पर्सन, के जिसने प्रोस्पेक्टस पे दस्तखत किए थे, वो लायबल है कॉम्पनसेशन अदा करने के लिए उस पर्सन को कि जिस पर्सन ने सिक्योरिटीज एक्वायर की इन रिलायंस अपॉन द प्रोस्पेक्टस। जी जरा बता दें, बात समझ आ गई है बच्चों? ओके जी, बाकी लोग भी बता दें जरा। ओके, चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। आज के लेक्चर का दूसरा टॉपिक कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। पहले इसका थोड़ा सा पस मंजर बता देता हूं आपको टॉपिक का। कुछ तो कंपनीज ऐसी होती हैं कि जिन्हें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद बिजनेस शुरू करने की इजाजत होती है। जो ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला, यानी कंपनी की रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल गया, बस बिस्मिल्लाह करें, कारोबार शुरू करें। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जैसे कि प्राइवेट कंपनीज, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि जिन्हें सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी लेना पड़ता है। यानी कि यूं कह लें कि बिजनेस कमेंस करने के लिए उन्हें इजाजत लेनी पड़ती है। कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफिल करनी पड़ती हैं, जैसे पब्लिक कंपनीज। तो जनाब पढ़ने हम ये लगे हैं कि बिजनेस कमेंस करने से पहले कौन सी कंडीशंस हैं कि जिनका फुलफिल किया जाना जरूरी है। तो ये है जी हमारा टॉपिक। बताएं, टॉपिक समझ आ गया? बाकी बात तो मैं बाद में करता हूं, पहले मुझे ये बता दें क्या टॉपिक समझ आ गया जी? बिजनेस कमेंस करने से पहले कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफिल करनी पड़ती हैं, वो कंडीशंस हमने अभी पढ़नी है। अच्छा जी, इससे पहले कि वो कंडीशंस हम पढ़े, एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे इस्तेमाल की गई है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो मैं चाहता हूं कि पहले इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, कंपनी को यकीनन एक कम से कम रकम चाहिए होती है, मिनिमम अमाउंट एक चाहिए होती है बिजनेस कमेंस करने के लिए, कि जब तक वो मिनिमम अमाउंट का अरेंज ना हो जाए बिजनेस कमेंस हो ही नहीं सकता। आप पूछेंगे जी क्या करना उस मिनिमम अमाउंट का? जैसे बिल्डिंग, जैसे मशीनरी चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, वर्किंग कैपिटल बजट चाहिए। तो इन तमाम कामों के लिए एक मिनिमम अमाउंट एस्टिमेट तो की गई होगी ना, कि जब तक हमारे पास कम से कम इतने पैसे नहीं होंगे हम कंपनी का कारोबार शुरू नहीं कर सकेंगे। तो वो कम से कम रकम जो कि एक एस्टिमेट की गई थी कि ये कम से कम रकम होगी तो हम बिजनेस कमेंस कर सकेंगे, उस कम से कम रकम को कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। जी जरा बता दें, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मफहूम समझ आ गया आपको? ओके, तो ये जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, इससे मुराद क्या है? वो मिनिमम अमाउंट जो आर्टिकल्स
के तहत या आर्टिकल्स के तहत फिक्स की जाती है कि जी कम से कम इतनी रकम तो जरूर होनी चाहिए बिजनेस की कमेंसमेंट के लिए, कि अगर उस रकम का अरेंज हो गया तो ही डायरेक्टर्स शेयर्स के अलॉटमेंट की तरफ प्रोसीड कर सकेंगे। और अगर आर्टिकल्स या मेमोरेंडम के तहत कोई अमाउंट फिक्स नहीं की गई थी बतौर मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तो फिर और अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन के तौर पर कोई अमाउंट फिक्स नहीं की गई थी, तो फिर द होल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ही मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंसिडर की जाएगी, अदर देन दैट टू बी इशूड नॉट फॉर कैश। ठीक है, तो फिर होल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ही मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंसिडर की जाएगी। अब आ जाते हैं जी उन कंडीशंस की जानेब यार। अलॉटमेंट क्या होती है? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स आप याद करें, एक प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको बताया था 3 स्टेप्स होते हैं। अब्दुल्ला भाई एक प्रोस्पेक्टस वाले शुरू के लेक्चर में एक चीज आपको मैंने बताई थी, वो 3 स्टेप्स बताए थे कि कंपनी पब्लिक को इनवाइट करती है, पब्लिक की तरफ से रकम जमा करवाई जाती है। याद आ गया? चले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पहले ही याद आ गया। ओके, अच्छा जी, टॉपिक अब शुरू करने जा रहे हैं, कंडीशंस फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो जो शराइत इसमें लॉ ने कहा है कि ये पूरी की जाए, इससे पहले कि वो वन बाय वन डिस्कस करें, सबसे पहले तो ये जरा आप बात जहन में जरूर रखिएगा कि कोई भी कंपनी, ये पब्लिक कंपनी की बात हम कर रहे हैं, कोई भी पब्लिक कंपनी अपने बिजनेस ऑपरेशंस स्टार्ट नहीं कर सकती या इवन बोरोइंग नहीं कर सकती, बोरोइंग पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकती पब्लिक कंपनी, जब तक कि ये शराइत पूरी ना हो जाए। उनमें सबसे पहली कंडीशन है कि शेयर्स के इवज जब तक के कैश ना आ जाए कंपनी के पास, शेयर्स की अलॉटमेंट के नतीजे में जब तक कैश ना आ जाए, कितना कैश? जो कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन से कम ना हो। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन अभी थोड़ी देर पहले ही हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ये क्या चीज है। जी बता दें, पहला पॉइंट समझ आ गया? पहले पॉइंट की समरी ये है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन का रेंज हो जाए, इतनी रकम आ जाए जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन से कम ना हो, मतलब वो रकम जो तय की गई थी एज मिनिमम सब्सक्रिप्शन, उतने पैसों का अरेंज हो जाए कंपनी के पास। नंबर 2, कंपनी का हर डायरेक्टर कंपनी को पेमेंट करे। आप पूछेंगे साहब किस चीज की पेमेंट? अरे भाई इसने भी तो शेयर्स लेने हैं ना, तो जिस जिस डायरेक्टर ने जितने जितने शेयर्स लेने का वादा किया था, उतने उतने शेयर्स की प्राइस कंपनी को अदा कर दे। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कैश वो अदा कर दे, उधार नहीं चलेगा भाई। नंबर 3, कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि रकम वापस करना पड़ी एप्लीकेंट्स को, तो जब तक वो रकम एप्लीकेंट्स को वापस हो नहीं जाती, कंपनी को बिजनेस कमेंस करने की इजाजत नहीं है। अब ये वाला पॉइंट आपके लिए थोड़ा सा हैरत का बायस बनेगा कि जी ये क्या बात हुई कि रकम वापस करने की भी नौबत आ गई है। तो इसके लिए पूरा पस मंजर आपको बताता हूं मैं, जो कि इस एग्जांपल नंबर 3 में लिखा हुआ है। ठीक है, होता कुछ यूं है कि एक कंपनी ने पब्लिक को इनवाइट किया सिक्योरिटीज की सब्सक्रिप्शन के लिए, प्रोस्पेक्टस इशू की और एक डेट फिक्स कर दी कि जी इस पर्टिकुलर डेट तक जो एप्लीकेंट्स हैं वो अपनी अपनी एप्लीकेशंस पैसों के साथ इन मुकर्रर करदा बैंकों में जमा करवा सकते हैं। तो एक तरफ तो कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू कर दी
और साथ ही साइमल्टेनियसली कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के लिए दरख्वास्त दे दी। तो एक ही वक्त में दो काम कर दिए, प्रॉस्पेक्टस इशू कर दिया और साइमल्टेनियसली स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की लिस्टिंग की दरख्वास्त भी दे दी। अच्छा, अब जो जो लोग ख्वाहिशमंद थे, इंटरेस्टेड थे इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, उन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, बैंकों में दरख्वास्तों के साथ साथ पैसे भी जमा करवाना शुरू कर दिए। कितने कितने पैसे, तो जिस जिस बंदे ने जितने इतने शेयर्स परचेज करने उतने उतने पैसे। अच्छा, अब कंपनी क्या कर रही है, इंतजार कर रही है स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से लिस्टिंग अप्रूव हो जाए, या फिर अगर वो स्टॉक एक्सचेंज कहे कि जी ये कोई फर्दर इंफॉर्मेशन है जो आपके बारे में रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड कर दें, या कोई डेफिशिएंसी है इसको दूर कर दें। तो अब कंपनी जो है वो लिस्टिंग का इंतजार कर रही है, लिस्टिंग के अप्रूव होने का। अच्छा, अगर तो लिस्टिंग अप्रूव हो जाती है तो कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ लिस्टिंग दे दिया जाएगा, ठीक है। और अब ये जो कंपनी है वो जो पैसे आ चुके थे बैंकों में उनको इस्तेमाल भी कर सकती है और शेयर्स भी अलॉट कर देगी कंपनी एप्लीकेंट्स को, जो कामयाब एप्लीकेंट्स होंगे, ठीक है। लेकिन जनाब ये जो केस है ना लास्ट वाला, वो कहता है अगर स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से लिस्टिंग रिफ्यूज हो गई तो जितना पैसा बैंक्स में जमा हो चुका था एप्लीकेंट्स की जानिब से, वो सारे का सारा पैसा अब उन्हें रीपे करना होगा। तो जब तक वो पैसा वापस हो नहीं जाता उन तमाम एप्लीकेंट्स को, कंपनी को इजाजत नहीं है कि कंपनी अपना बिजनेस कमेंस कर सके। अब आपके ज़हन में एक सवाल आना चाहिए, अगर अभी तक नहीं आया तो, कि जी अगर सारा पैसा वापस कर दिया तो फिर वो जो कंडीशन थी कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अरेंज होना चाहिए, ये जो पहली कंडीशन आपने पढ़ी थी, ये वाली पहली कंडीशन ये थी कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अरेंज हो जाना चाहिए। तो अगर पैसा वापस करने की नौबत आ गई है तो फिर वो पैसे कहां से आएंगे, वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाले। तो यहाँ पे मैं आपको इस सवाल का जवाब दे दूं ताकि बेहतर अंदाज में मुकम्मल आपको समझ आ जाए। अगर कभी कंपनी के ऊपर इस किस्म की सिचुएशन आ जाए तो कंपनी उस मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली रकम को अरेंज करने के लिए प्राइवेट ऑफरिंग करती है। मतलब ये है कि जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं, उन्हीं के जो फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स हैं, उन्हीं को कहा जाता है कि आप शेयर्स ले लें और शेयर होल्डर बन जाएं। इस तरह भी कंपनी के पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अरेंज हो सकता है। तो याद रखिएगा, अगर इस तरह पैसा जनरेट कर लिया ना तो रजिस्ट्रार को एक स्टेटमेंट देनी पड़ती है। उस स्टेटमेंट को कहते हैं स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, ठीक है। कि जब कभी प्राइवेट सोर्सेज से रकम जनरेट की गई हो, और प्राइवेट सोर्सेज से रकम जनरेट करने का मतलब है कंपनी के प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स के ही जो फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स हैं, इनको शेयर्स ऑफर किए गए थे और यहां से पैसे आए थे, पैसों का रेंज हो गया था, ठीक है जी। इसे कहते हैं प्राइवेट सोर्सेज के जरिए कैपिटल जनरेट करना, या प्राइवेट ऑफरिंग्स भी कहते हैं इसे। जरा मुझे बता दें, ये अब बात आपको मुकम्मल समझ आ गई है, ये वाली जहां पे मैंने एरो लगाया हुआ है, जरा बता दें ये वाला पॉइंट मुकम्मल समझ आ गया इसका पस मंजर? ओके जी। तो ये असल में ये सी पॉइंट को मैंने सारा आपको बता दिया, ठीक है। तो बेसिकली टॉपिक क्या हम पढ़ रहे थे, कंडीशंस फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो तीन शराइत हमने पढ़ ली थी। अब चौथी शर्त है डी पॉइंट के अगर यहां तक शराइत पूरी हो गई है तो कंपनी की जानिब से रजिस्ट्रार को एक ड्यूली वेरीफाइड डिक्लेरेशन जमा करवाया जाएगा। किसकी तरफ से? चीफ एग्जीक्यूटिव की जानिब से, या एक डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी, यानी या तो अकेला चीफ एग्जीक्यूटिव इसकी तरफ से, या फिर दो बंदे। दो बंदे कौन? वन डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी, इनकी तरफ से एक डिक्लेरेशन जमा करवाएगा रजिस्ट्रार को,
जिस डिक्लेरेशन में ये बताया जाएगा कि जी जो अबव मेंशन्ड कंडीशंस हैं, अफोरसेड का मतलब जो अबव मेंशन्ड कंडीशंस हैं वो कंप्लाई हो गई हैं, फुलफिल हो गई हैं। ठीक है, तो अगर रजिस्ट्रार मुतमईन है तो सर्टिफिकेट इशू कर देगा और उसके बाद फिर कंपनी बिजनेस कमेंस कर सकेगी। अच्छा, अब एक लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू ही नहीं की थी पब्लिक को इनवाइट करने के लिए टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स, अगर प्रोस्पेक्टस की इशुएंस हुई नहीं थी तो फिर वो पैसे वाला कहां से आया? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि प्राइवेट सोर्सेज के थ्रू पैसे जनरेट किए जा सकते हैं। तो अगर पब्लिक के थ्रू पैसे जमा नहीं किए गए थे, प्राइवेट ऑफरिंग के जरिए रकम जमा की गई थी, तो इस सूरत में रजिस्ट्रार को एक डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है जिसका नाम है स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रॉस्पेक्टस। ठीक है जी। अच्छा, अब कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ये जो अभी रिक्वायरमेंट्स आपने पढ़ी ये इन दो किस्म की कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं होंगी। नंबर वन, वो कंपनी के जो कन्वर्ट हुई है प्राइवेट कंपनी से पब्लिक में, और नंबर टू वो कंपनी जो लिमिटेड बाय गारंटी है और उसका शेयर कैपिटल भी नहीं है। तो इन दो किस्म की कंपनीज के ऊपर ये रिक्वायरमेंट्स अप्लाई नहीं होगी, एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद है एक्सेप्टेंस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय रजिस्ट्रार। देखिए, अभी थोड़ी ही देर 1-2 मिनट पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक ड्यूली वेरीफाइड डिक्लेरेशन जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ से रजिस्ट्रार को जमा करवाया जाएगा, या चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ से या वन डायरेक्टर प्लस कंपनी सेक्रेटरी की तरफ से। तो जब रजिस्ट्रार को वो डॉक्यूमेंट जमा करवा दिया, रजिस्ट्रार ने अपनी इंक्वायरीज की, मुतमईन हो गया कि एवरीथिंग इज फाइन, तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं, अगर रजिस्ट्रार ने ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर लिया और रजिस्टर कर लिया, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स की एक्सेप्टेंस और रजिस्ट्रेशन है ये कंक्लूसिव एविडेंस है कि कंपनी अब एंटाइटल्ड है अपने बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए, और अब कंपनी चाहे तो बोरोइंग पावर भी एक्सरसाइज कर सकती है, यानी कर्जे भी लेना चाहे तो ले सकती है आप। ठीक है जी। और अगर इन रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई नहीं किया गया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? देखिए, अगर एक कंपनी ने अपने बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए या बोरोइंग पावर एक्सरसाइज की, मतलब कर्जा ले लिया इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अबव प्रोविजंस, मतलब क्या कि ये जो भी हमने कानून के तकाजे पड़े थे इनकी वॉयलेशन की, कंडीशंस फुलफिल नहीं की, तो कंडीशंस फुलफिल किए बगैर अगर एक कंपनी ने कारोबार शुरू कर लिया है या बोरोइंग कर ली है, तो कंपनी का हर वो अफसर या हर वो पर्सन के जो इस कॉन्ट्रावेंशन का, इस वॉयलेशन का रिस्पॉन्सिबल है, वो लाइबल होगा टू अ पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग लेवल 2। लेवल 2 के मुताबिक उसके ऊपर पेनल्टी इंपोज की जाएगी। और यहाँ पे ये जो अल्फाज लिखे हुए हैं विदाउट प्रेजुडिस टू अदर लायबिलिटीज, इन अल्फाज का मतलब है कि अगर उस बंदे पे, उस अफसर पे, मतलब जिसपे ये पेनल्टी इंपोज की गई लेवल 2 वाली, अगर उस पे कोई और लायबिलिटीज भी थी वो अपनी जगह पे कायम रहेगी, वो मुतासर नहीं होंगी, वो अफेक्ट नहीं होगी, वो लायबिलिटीज अपनी जगह पे कायम रहेगी, उनके साथ फिर ये एक और भी ऐड हो जाएगी, ये लेवल 2 वाली पेनल्टी जो है। अच्छा, इसके बाद पॉइंट है स्टेटस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बाय कंपनी। अगर एक कंपनी ने किसी थर्ड पार्टी से कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर लिया था या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था एक कंपनी ने किसी पार्टी के साथ, कब? बिजनेस कमेंसमेंट की डेट से पहले, यानी उस डेट से पहले कि जिस डेट को कंपनी ने एंटाइटल्ड होना था टू कमेंस बिजनेस, उस डेट से पहले ही अगर कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो लॉ कहता है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रोविजनल होगा, मतलब आरजी, टेम्पररी वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, और वो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी पे उस वक्त तक बाइंडिंग नहीं होगा जब तक कि वो डेट आ नहीं जाती। कौन सी डेट? एट विच द कंपनी इज एंटाइटल्ड टू कमेंस इट्स बिजनेस। ठीक है,
उस वक्त तक वो बाइंडिंग नहीं होगा। और जब वो डेट आ जाएगी, कंपनी एंटाइटल्ड हो जाएगी बिजनेस कमेंस करने के लिए, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट जो था, जो पहले प्रोविजनल था, आरजी था, अब वो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के ऊपर बाइंडिंग होगा। जी बता दीजिए, समझ आ गया जी? ये वाला यहां से पास पेपर में सवाल भी आया हुआ है इस पॉइंट में से। अच्छा, इसके बाद है प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये दो डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रोस्पेक्टस भी और स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस भी। किस सर्कमस्टांस में प्रोस्पेक्टस इशू किया जाएगा, किस सर्कमस्टांस में स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू की रजिस्ट्रार को जमा करवाया जाएगा। तो देखते हैं जी। अगर तो कंपनी इनवाइट कर रही है जनरल पब्लिक को, और व्हेन कंपनी इज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, तो इस सूरत में प्रोस्पेक्टस इशू की जाएगी। अच्छा, अगर कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर रही टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटीज, टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स, पब्लिक को इनवाइट नहीं की जा रहा, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं, इन्हीं के जो फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स हैं, इन्हीं को ऑफर किया गया कि आप ले लें शेयर्स, आप इन्वेस्टमेंट कर लें। तो इस सूरत में फिर रजिस्ट्रार को एक डॉक्यूमेंट जमा कराना पड़ता है जिसे कहते हैं स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस, जिसमें ये लिखा होता है कि जी पब्लिक को इनवाइट नहीं किया गया, जो कैपिटल है वो इस तरह जनरेट किया गया, मतलब प्राइवेट सोर्सेज से। अच्छा, तीसरा पॉइंट है इशूड अ प्रोस्पेक्टस बट कुड नॉट ऑब्टेन लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज। अभी पिछले पेज के ऊपर ये बात हम कर रहे थे। अगर ये नौबत आ गई हो तो फिर क्या करना पड़ता है? तमाम जो रकम है वो रीपे करनी पड़ती है जो प्रोस्पेक्टस के नतीजे में हासिल हुई थी। ठीक है, ये रकम वापस करनी पड़ती है, और फिर स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार को फाइल करना पड़ता है। मतलब फिर वो रकम कहां से अरेंज हुई वो बताना पड़ता है। तो उस मकसद के लिए स्टेटमेंट लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार को फाइल करना पड़ता है। ठीक है जी। तो ये है जी हमारा आज का लेक्चर, जो यहाँ पे खत्म होता है। चैप्टर भी खत्म हो गया, और आज का आपका होमवर्क एक तो लेसन याद करना, और इसके साथ ये एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। जहां कहीं कोई कंफ्यूजन, कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन, कोई टॉपिक कुछ भी पूछना हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। नेवर हेजिटेट, नेवर शाय टू आस्क। ठीक है, तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा। कल फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।